Hello dear student, welcome to my channel once again. Today I am going to discuss with you ethical frameworks for AI. आज हम बात करेंगे ethical framework के बारे में और ethical frameworks के types के बारे में. तो framework क्या होता है? Let's start. Framework क्या है? Framework एक structures है जो AI मॉडल को दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो प्रॉब्लम्स को easily sort out कर सकते हैं. Now अ फ्रेमवर्क इज़ अ लाइक ऑफ सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है जिसकी हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है. ये क्लियर और स्ट्रक्चर मेथड प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. फ्रेमवर्क है वो कॉमन लैंग्वेज के जैसे काम करता है जो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. एवरीवन सभी लोग इसको समझ सकते हैं. ये हेल्प करता है पीपल्स को न्यू आइडियाज़ को शेयर करने में और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका प्रोवाइड करता है. दे मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्टेंट एंड ईजियर टू फॉलो. यहाँ पे कंसिस्टेंस होता है और ईजियर होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. एथिकल फ्रेमवर्क क्या है? तो एथिक्स का मतलब हम जानते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट. ह्यूमन एज ए ह्यूमन वी नो दैट कि क्या सही है क्या गलत. वही चीज़ें हमें मॉडल्स को एआई मॉडल को समझाना है. वी नो दैट द एथिक्स आर सेट ऑफ रूल और मोरल्स विच हेल्प अस टू सेपरेट राइट और रॉन्ग. ये मोरल और वैल्यूज़ होता है जो हमें सही और गलत की पहचान करवाता है. एथिकल फ्रेमवर्क हेल्प अस टू ensure that the choices we make do not causes unintended harm. हमें ऐसी चीज़ों को चूज़ करना है जो किसी के लिए हार्मफुल ना हो. दैट इज़ अ एथिकल फ्रेमवर्क. इसमें हम पॉइंट्स के हेल्प से समझेंगे. ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी हम ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं. इसका यूज़ करके इंडिविजुअल कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकता है. सही तरीके से उस पर काम कर सकता है और जो डिसीजंस होंगे वो वैल्यू बेस्ड होंगे. दे ऑल्सो प्रमोट्स पॉजिटिव आउटकम फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व. ये हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम देता है जो भी लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व और ये आपके लोगों के लिए बेस्ट होता है. वाई डू वी नीड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई? वाई डू वी नीड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई? अब हम एआई की बात करें तो एआई कैन समटाइम्स सोज बायस. बायस सोज करता है. बायस का मतलब होता है जो डेटा आप हम ले रहे हैं वो उसी डेटा पे काम करेगा. दैट मीन कि जहाँ पे उसने देखा कि जिस डेटा का वेटेज ज़्यादा है वो उसकी तरफ चला जाएगा. दैट इज़ बायस. ओके. वो तो अनफेयर रिजल्ट, सही रिजल्ट नहीं देता. वो हमेशा वो अनफेयर होता है. फॉर एग्जाम्पल अ हायरिंग एल्गोरिदम वंस शो बायस अगेंस्ट वुमेन एप्लीकेंट्स. एक एल्गोरिदम है जिसकी हेल्प से वो बायस को हम समझेंगे. शो बायस बताता है. सिंस ए आई यूज द डिसीजन मेकिंग टूल्स इट इम्पॉर्टेंट दैट डिसीजन आर मोरली राइट एंड फेयर. अगर हमने ए आई मॉडल को ये राइट्स दिया है कि वो डिसीजन ले सके तो वो डिसीजन किसके बिहाफ ऑफ लेगा. क्या उस वो किस तरीके से ले कि वो सही हो, गलत ना हो किसी के लिए. क्योंकि जो एआई मॉडल बनाए जा रहे हैं वो सभी के लिए बनेगा. ठीक है. अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो अगर उस चैट जीपीटी में वो सब हर बंदा हर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. हर एवरी पर्सन इज़ यूजिंग. अगर वो किसी के लिए अच्छा हो किसी के लिए बुरा हो तो फिर उसकी इथिक्स सही काम नहीं कर रही ना. तो वो सबके लिए पैरेलली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सिंस हम उसे डिसीजन लेने का पावर दे रहे हैं तो जो डिसीजन है वो सही और फेयर होना चाहिए. राइट. एथिकल फ्रेमवर्क help make sure that AI follows morals rule well and gives fair result. एथिकल फ्रेमवर्क की हेल्प से जो एआई मॉडल है वो सही डिसीजन ले सकता है, एक फेयर रिजल्ट दे सकता है. इसलिए हम एथिकल फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं एआई मॉडल को बनाने में. ठीक है. इसकी हेल्प से हम जो अनफेयर रिजल्ट्स हैं उसको हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अगर एथिकल फ्रेमवर्क उसमें ना हुआ तो वो क्या करेगा और जब एथिकल फ्रेमवर्क लगाते हैं तो वो किस तरीके से काम करेगा. एग्जाम्पल हायरिंग एल्गोरिदम बायस. ठीक है. ए कंपनी क्रिएटेड एन एआई सिस्टम टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर जॉब्स. एक कंपनी ने एक एआई मॉडल बनाया जिसका काम है कैंडिडेट को सेलेक्ट करना. वो जॉब के लिए हायरिंग करने के लिए कंपनी में उसको लगा दिया गया है. ठीक है. अब वो क्या कर रहा है उसमें जो भी डेटा डाले गए हैं वो ओल्ड डेटाज जो थे उसके बिहाफ ऑफ उसको बना दिया गया है. उसको ट्रेंड कर दिया गया है कि ये आपका पुराना डेटा है उसके हिसाब से ही आपको हायरिंग करनी है. अब वो मॉडल ने उसको रेड कर लिया, उसको समझ लिया, उसके बेसिस पे ही वो हायरिंग करना स्टार्ट करे. पहले वाले डेटा में क्या था कि वो उसमें विमेन से ज़्यादा मैन को प्रायोरिटीज़ थी. वो मेन को ज़्यादा हायरिंग कर रहे थे, वुमेन्स की हायरिंग बहुत कम थी. तो बस उसने वो डेटा को पढ़ लिया. अब वो क्या कर रहा है मेन को ही हायर कर रहा है. जितने भी वुमेन एप्लीकेंट्स है सबको
हटाता जा रहा है, नेगलेक्ट करता जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब आप विमेन भी उतनी कैपेबल है वो चीज़ को वो देखने, क्योंकि पहले के टाइम में ये था कि उतनी इक्वलिटी नहीं थी, बट नाउ डेज द बोथ एवरीथिंग इज इक्वल। तो वो उस चीज़ को तो मॉडल को तो समझाया नहीं, उसने प्रीवियस डेटा के हिसाब से उसको ट्रेंड कर दिया, अब वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से ही काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, जो हमारा डेटा है वो बायस हो रहा है। यहाँ पे आप मेन की हायरिंग हो रही है, वुमेन की हायरिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपका जो है वो एआई मॉडल्स का जो आउटकम है वो अनफेयर आ रहा है, रिजल्ट उसका सही नहीं आ रहा है। नाउ अब हाउ एथिकल फ्रेमवर्क हेल्प, अब यहाँ पे एथिकल फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करेगा। एथिकल फ्रेमवर्क वाज यूज द कंपनी वुड हैव चेक्ड, जब भी एथिकल फ्रेमवर्क लगेगा तो यूज़ करेगा तो वो चेक करेगा डेटा को, पहले का डेटा का भी अभी का भी डेटा को भी, तो वो सारी चीज़ों को चेक करेगा, उसके बाद उसमें डेटा को फीड किया जाएगा एआई मॉडल में। ओके, तो इससे क्या होगा, डेटा जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, वो और सही रिजल्ट देने के लिए वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, आर द बोथ मैन एंड वुमेन बीइंग ट्रीटेड इक्वली, यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और जो डिसीजन होंगे वो अनफेयर नहीं होंगे, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क, दो टाइप्स के एथिकल फ्रेमवर्क है, एक सेक्टर बेस्ड है, दूसरा वैल्यू बेस्ड है। सेक्टर बेस्ड में आपका बायोथिक्स एक इसका एग्जाम्पल है, दूसरा आप में वैल्यू बेस्ड में है राइट्स, यूटिलिटी एंड वर्च्यू। तो हम बात करते हैं सेक्टर बेस्ड। सेक्टर बेस्ड जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें हम सेक्टर बेस्ड की बात करें तो एआई में बायो एथिक्स जो है एक कॉमन फ्रेमवर्क है सेक्टर बेस का, जो बेसिकली वो फोकस किया जाता है हेल्थ इश्यूज से, हेल्थ केयर से, जहाँ पे एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं जो भी हेल्थ केयर के। ये जो है मरीज जो पेशेंट है उनकी प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और उनके जो मेडिकल टर्म्स हैं उस पर बेसिक ध्यान दिया जाता है, और ये भी है कि उनका जो डेटा है वो लीक ना हो, उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है। सेक्टर बेस्ड में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो अलग अलग डोमेन्स में अप्लाई किए जाते हैं, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लॉ इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में एआई किस तरीके से हेल्प कर सकता है, यहाँ पे ये जो फार्मर्स है उनको एआई हेल्प कर सकता है कि जो ग्रोथ है फसल की वो किस तरीके से कितने टाइम पे होगा। कभी ऐसा होता है बहुत बारिश हो गई तो वो टाइम मतलब उस टाइम में जो फार्मर्स हैं उनके क्रॉप्स वो बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर एआई की हेल्प से, कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो पता लगाया जाए कि हम इतने टाइम पे जो क्रॉप्स है वो लगाएंगे और इतने टाइम में हमें उसका सही आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो जो वेस्टेज होंगे उस वो चीज़ से बचा जा सकता है कि कौन सी फसल लगाई जाए जिससे ज़्यादा पैदावार हो और हमें फार्मर्स को स्पेशली फ़ायदा हो। अब हम बात करते हैं वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क की। तो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क जो है वो आपका इथिक्स वैल्यू पे काम करता है, आप क्या सही है क्या गलत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बताता है कि हर तरह का एथिक्स जो भी वैल्यू है वो किस प्रकार से सही काम करेगा और उसका क्या नैतिक है या अनैतिक है वो चीज़ पे वो बताता है। तो इसमें आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे पहला है राइट बेस्ड, दूसरा यूटिलिटी बेस्ड एंड वर्च्यू बेस्ड। राइट बेस्ड में आपके जो है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट बेस्ड में क्या है कि इसमें ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये आपका जो ह्यूमन है उनकी राइट्स को प्रायोरिटीज़ दी जाती है, और ये आपका रिस्पेक्ट करता है हर इंडिविजुअल पर्सन का जो फ्रीडम है, उसकी डिग्निटी है वो हमेशा बनाए रखे, उनकी जो उस वो चीज़ पे कभी कोई दूसरी लोग हावी ना हो सके उस चीज़ पे ध्यान देता है। और ये ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा वायलेट ना करे, लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, वो चीज़ पे ध्यान देना है। तो ये आपका राइट बेस्ड है। यूटिलिटी बेस्ड में क्या, यूटिलिटी बेस्ड में क्या है कि ये काम करता है ज़्यादा बेनिफिशियल हो और कम नुकसान हो, कम नुकसान देने वाला हो। एआई किस तरीके से उपयोग होना चाहिए और उससे जुड़े खतरों पे भी हमें ध्यान देना है कि एआई हम जो बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, उससे हमें बहुत फ़ायदे हैं बट उसके कुछ नुकसान भी है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना और बैलेंस बनाए रखना है, बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है। तो ये एक यूटिलिटी बेस्ड आपका फ्रेमवर्क है। वर्च्यू की बात करें तो दिस इज फ्रेमवर्क फोकस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशंस ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। ये बेसिकली जो काम करता है ये आपका ऐसा फ्रेमवर्क है, यह बताता है कि एआई सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं होएगा, एआई सिर्फ स्मार्ट नहीं होना चाहिए बल्कि वो अच्छे गुणों वाला होना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, दैट मीन कि वो सर्वगुण संपन्न नहीं है, उसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स है। तो एआई अगर बहुत स्मार्ट है तो वो हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है।
तो वो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि उसके उस वो जो उसमें एथिक्स होने चाहिए, उसमें जो डेवलप कर रहा है, जिसने भी एआई मॉडल को डिज़ाइन कर रहा है, एक डिज़ाइनर भी, वो डेवलपर है, वो भी सही गुण वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। अब उसमें दया की भाव होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, तभी तो वो एक अच्छा मॉडल रेडी कर सकेगा, तभी तो वो उस मॉडल को डिज़ाइन करेगा, तो उसमें एक नैतिक चीज़ें बिल्ड होंगी। और ये आपका जो वर्च्यू बेस्ड। नेक्स्ट है आपका बायोएथिक्स, एक्सप्लोरिंग बायोएथिक्स। बायोएथिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो मेडिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, और ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स जो डिलेमास होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। इनका प्राइमरी गोल्स ये होता है कि ये किसी के बीच अनफेयर ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना करे, ठीक है। दूसरा जो है ह्यूमन की जो राइट्स हैं, उनके जो सम्मान है, उनका जो एक गरिमा है, उसको ठेस ना पहुंचाया जाए, और ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाए उनको। प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स, 4 प्रिंसिपल है बायोएथिक्स के: रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, नॉन मेलिफिशंस एंड जस्टिस। हम रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ किसी भी अ, व्यक्ति या किसी भी मरीज, मरीज की बात कर रहे हैं, पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी जो पेशेंट है वो अपनी बीमारी, अपनी जो उसको प्रॉब्लम हो रखे हैं, वो उससे जुड़े फैसले वो खुद ले सके। ऐसा नहीं है कि उसके फैमिली वाले या फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे, उसमें उसका खुद का वो है कि आप उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को आगे मतलब प्रोसीड करना है या नहीं, ट्रीटमेंट को वो रिफ्यूज़ कर सकता है, तो ये होता है ऑटोनॉमी। अब हम रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो किसी भी पेशेंट की, जो किसी भी व्यक्ति का जो डिसीजन है, उसके जो विचार है, उसको आपको पसंद करना है, उसको आपको सम्मान करना है, और को आपको सम्मान करना है, या आपके विचार से क्यों ना वो अलग हो, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, तो वो होता है रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है: ए पेशेंट हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज मेडिकल प्रोसीड्यूर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स रिस्क एंड बेनिफिट्स। एक कोई भी पेशेंट है, वो जो ट्रीटमेंट है वो उसको रिफ्यूज कर सकता है, यह जानने के बाद कि उससे उसको कितने फायदे हो सकते हैं या फिर कितने उसको नुकसान हो सकते हैं, वो उस चीज़ को रिफ्यूज कर सकता है। ये अधिकार एक पेशेंट को दिया गया है। दूसरा है बेनिफिशंस। बेनिफिशंस का मतलब होता है ऐसा काम जो दूसरों के हित में हो। किसी भी मरीज को, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेडिकल टर्म्स की, तो पेशेंट को जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट पे सही ट्रीटमेंट किया जाए, वहाँ पे उसको जो पेशेंट है उसको सही मेडिसिन दिया जाए, उसको उसके लिए सही डिसीजंस लिए जाए कि ये जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सही हो, सही इंजेक्शंस दिया जाए और टाइम पे उनको इलाज किया जाए, तो वो ताकि पेशेंट है वो सही टाइम पे ठीक हो जाए, टाइम से सही हो जाए, और बिना किसी नुकसान के उसको वो उस बीमारी से मुक्त हो जाए, तो वो बेनिफिशंस होता है जो यूज़ किया जाता है। नॉन मेलिफिशंस है, नॉन मेलिफिशंस में क्या होता है, किसी को हानि ना पहुंचाना, बिना किसी हार्म के उसको आपको ठीक करना है, सही टाइम से उसको मेडिसिन देने हैं, सही मेडिसिन देना है, आप उसको टाइम से उसका इलाज करें, तो ये होता है नॉन मेलिफिशंस। और ये इंडिविजुअल पर्सन और कम्युनिटी किसी के लिए भी हो सकता है। जस्टिस की बात करें तो जस्टिस में होता है फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर रिसोर्सेज, ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे आपको जो है इस जो इलाज किया जाएगा वो विदाउट एनी, एकदम निष्पक्षता से होनी चाहिए। लाइक कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऐसा ना हो कि अभी ये गरीब है, इसके पास उतने पैसे नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशंस को स्टॉप करना है, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है उसे सेव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पे काम किया जाएगा, कि ह्यूमन लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे बाद में आ जाएंगे, बट हमें है उस चीज़ पे फोकस करना है। तो एआई का जो है मॉडल्स जिस तरीके से डिज़ाइन करेंगे डेवलपर्स, वो इस तरीके से इन सब चीज़ों पे सोच के काम किया जाएगा। फॉर वॉचिंग, आई होप दिस विल बी क्लियर। थैंक यू।